तुगलक वंश पढ़े ना, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक। काल कब से कब है इसका? तुगलक वंश के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? राजधानी परिवर्तन करता है दिल्ली से दौलताबाद। क्या उद्देश्य था राजधानी परिवर्तन करने का? भारत के सेंटर में वो कैपिटल चला जाए जिससे ट्रेड आसानी होती है, क्योंकि भारत के रियासतों को संतुष्ट करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जो दक्षिण भारत की नीति पे काम किया था। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत की तरफ ध्यान दिया था। मेन उद्देश्य वही था। तो जो दौलताबाद पड़ता आपके महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ता था, और इससे उसने सोचा कि हम दिल्ली और दक्षिण भारत दोनों पे सामान्य रूप से देख सकते थे, सामान्य रूप से प्रशासन संचालित कर सकते थे। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने क्या किया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी चेंज किया था। लेकिन इसका क्या परिणाम मिला? परिणाम क्या हुआ? उसका फेल हो गया। कोई भी स्कीम चलती है तो क्या होता है? उसका पॉजिटिव या निगेटिव मिलता है, मेरिट्स और डीमेरिट्स मिलते हैं ना। कोई भी स्कीम हो, चाहे आपका हो, चाहे सरकार का हो, चाहे किसी व्यक्तिगत संस्था की स्कीम हो, तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स मिलते हैं। तो उसका भी यही परिणाम मिला। दूसरा था उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। क्या कारण था कि उसको सांकेतिक मुद्रा लानी पड़ी? कोई बताएगा इसमें? चांदी का विश्व में चांदी का अभाव हो गया, जिसके कारण सांकेतिक मुद्रा टका चांदी का था ना। तो मेन चीज इन्होंने क्या बताया? बोलिए वह खड़ा होकर। भारत में चांदी की कमी होने के कारण हाँ, यहाँ पर मतलब सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे का प्रयोग किया। चलिए सही है। दूसरा बताइए, कॉपर की कमी हो जाती है, चांदी अरे वो चांदी की सिल्वर की कमी हो जाती है, उसका चेंज करके तांबे में कर देता है। दूसरा क्या कारण है? हाँ वो तो हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? चांदी की कमी थी इसलिए तांबा में चेंज कर दिया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? कोई बताएगा? कुछ देश मुद्रा चेंज कर रहे हैं कि नहीं अभी? स्टोरेज बहुत ज़्यादा कर लिए होंगे लोग चांदी का। पहला कारण तो हो गया है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? शासन के नियंत्रण को स्थापित करने। और कोई बताएगा इसमें से? विश्व के कई ऐसे देश थे जहाँ पे मुद्रा का चेंज हो रहा था, ठीक है। जैसे ईरान हो गया, चीन भी हो गया, सऊदी अरब हो गया। इन सब देशों में क्या हो रहा थी? मुद्रा चेंज हो रही थी और विश्व में चांदी की कमी उत्पन्न हो गई थी। इन सबों को ध्यान में रख के मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? चांदी की जगह तांबा का प्रयोग किया था, ठीक है। और क्या हो सकता है कारण? इकोनॉमिक कारण क्या हो सकता है? कोई बताएगा? तांबा था। नहीं, आपसे देख लीजिएगा, तांबा, ठीक है। और कोई कारण बताएगा? इकोनॉमिक कारण क्या हो सकते थे इसके? इको वेस्ट क्या हो सकता था? हाँ, राज्य की आय भी हो सकता है बढ़ाने के लिए। जैसे आप एलपीजी प्रोग्राम आया था अपने यहाँ ना, तो क्यों आया था? विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना। एलपीजी प्रोग्राम कब आया था? हाँ, एलपीजी प्रोग्राम आया था भारत में
एलपीजी प्रोग्राम क्यों लाया गया था भारत में? मार्केट इंप्रूव करे, इमर्जिंग मार्केट बने, यही ना होगा उद्देश्य? समझ में आ रहा जो बता रहे हैं आप लोग को? इमर्जिंग मार्केट बनाने के लिए, ठीक है, कि हमारा मतलब उसका ध्यान था क्या था कि हम विश्व में जितने भी देशों से व्यापार कर रहे हैं सबसे अच्छा व्यापार हो हमारा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और हमारी मुद्रा चले, ठीक है। तो इसी को उद्देश्य में रख के उसने क्या किया था, चांदी के जगह तांबा ला के रखा था, जिससे लोगों के आसानी से मुद्रा पहुंच में आ सके और सभी लोग व्यापार कर सके। टका भी और पीतल भी दोनों परिवर्तन करते हैं। कहीं कहीं तांबा देता है, जैसे कहीं कहीं कांसा भी दे देता है। दोनों से कोई मतलब है ना, क्या किया वो तेल बना दिया। जैसे इरफान हबीब वगैरह हैं और के निजामी का नाम आप लोग सुने होंगे, तो दोनों लोग इस काल के मुस्लिम इतिहासकार हैं। तो इन लोगों ने अपने अपने देश कहीं कहीं तांबा देता, कहीं कहीं कांसा देता, तो वो मैटर नहीं है। आप लोग को मैटर है पॉलिसी समझना, कंसेप्ट समझना, ठीक है। हम लोग कहाँ थे? इकोबेस पे थे ना। तो इकोनॉमिक्स में क्या परिवर्तन हुआ होगा उससे जब मुद्रा चेंज हुई होगी? आर्थिक रूप से कमजोर हुआ होगा कि नहीं? मुद्रा का फ्लो मार्केट में बढ़ गया होगा, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ा होगा कि नहीं? बढ़ा होगा ना। मुद्रास्फीति हुई होगी। दूसरा क्या हो सकता है? हाँ, पहला तो मुद्रास्फीति हो गया, दूसरा क्या कारण हो सकता है? हाँ? क्या? नहीं, वो तो है, वो तो और क्या कारण इकोनॉमिक्स में हो सकता था इससे आने से? हाँ, आप लोग मुझको बताएगा इकोनॉमिक्स कारण क्या हो सकता था? अगर किसी राष्ट्र या किसी देश या किसी अर्थव्यवस्था में कोई बाहरी मुद्रा या नई मुद्रा प्रचलन में आती है तो क्या होता है? वो तो आप बेसिक मतलब बता रहे हैं जो आपको विज्ञान में बताया जाता है। सप्लाई के मुकाबले डिमांड बढ़ गया होगा। हाँ, वेरी गुड। कौन बताएं? हाँ, सप्लाई की अपेक्षा डिमांड बढ़ गया होगा, क्योंकि लोगों के पास मुद्रा आसानी से पहुंच गई होगी। तो मार्केट में क्या हो गया? वस्तु की कमी हो गई होगी कि नहीं? कुछ लोग वस्तु को स्टोरेज करना शुरू कर दिए होंगे। हम करेंगे कि नहीं? क्योंकि आसानी से मुद्रा उनको मिल गई थी, और आसानी से मुद्रा मिलने से क्या हुआ कि लोग मार्केट में जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे ना। तो मार्केट में क्या होगा? वस्तु की कमी हो गई है, दूसरा कारण। तीसरा कारण बताइए। व्यापार उस समय विदेशों से होते थे कि नहीं? होते थे ना। तो यहाँ का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ होगा? माइनस में गया होगा ना। आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? आयात बढ़ेगा घटेगा? हाँ, कैसे बढ़ेगा? आयात बढ़ेगा घटेगा? अगर मुद्रा कमजोर होती है तो आयात बढ़ता घटता है? निर्यात बढ़ता है। हाँ, ठीक है। तो ये सब स्थिति वहां पे उत्पन्न हुई होगी। समझ में आया इतना ना? एक कारण था उसका मुद्रा परिवर्तन से। फिर आप लोग का था खुरासान, और कौन सा अभियान था? कराची अभियान। ये किसके खिलाफ था? मंगोल आक्रमण हो रहे थे ना। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण इसी के काल में होता है, ठीक है। मंगोल आक्रमण किसके काल में सबसे ज्यादा होता है? इसी के काल में होता है। तो उसी को ध्यान में रख के अभियान बनाया था, लेकिन ये भी असफल हो गया। और पांचवा कारण क्या था? दबाव में कर वृद्धि।
फिर से 1/10 से 1/20% था। यानी कुछ लोग नहीं समझ पाते होंगे। मान लीजिए पहले 100 रुपया टैक्स था, 100 का 1/10 कितना होगा? हाँ 10 होगा ना। तो टोटल बढ़ के कितना परसेंट हो गया होगा? 110% हुआ होगा कि नहीं टैक्स वृद्धि? पहले 100 रुपया था टैक्स, मान लीजिए पहले आप लोग 100 रुपया दे रहे थे, तो बाद में कितना देने लगे होंगे जब वृद्धि हुआ होगा? 110 दिए होंगे ना। और दूसरा 100/20 किया था, 100 पे 1/20 तो कितना हो गया? 105। तो इतने के बीच में टैक्स बढ़ गया था, जो 10 से 1/20% बढ़ाया था, यही कारण था। दोनों के बीच मान लीजिए 120 रहा होगा, कम तो हो गया, लेकिन हम लिख देते हैं 120 से 110। अब तो सही है, मतलब इतने के बीच में उसने टैक्स बढ़ा दिया था। समझ में आ गया? मान लीजिए कोई समस्या दैवीय आपदा आई हुई है और उस बीच में टैक्स आपको बढ़ा के देना पड़े, तो आपको एक समस्या होगी कि नहीं होगी? तो यही स्थिति वहां पर भी हुआ था। कपड़ा अभी तक समझ में आ रहा है आप लोग को ना? हाँ फिर इसने क्या किया? तकावी ऋण देना शुरू किया था। लिख लीजिए तकावी ऋण। एक कृषि शिक्षकों को, जैसे केसीसी का नाम सुने आप लोग ना? केसीसी कब लाया गया था? मतलब आप पढ़ते नहीं आप लोग? 1998 में केसीसी लाया गया था, ठीक है। तो वैसे इसने क्या किया था? तकावी ऋण दिया था। केसीसी किसके लिए लाया गया है? वैसे इसने भी तकावी ऋण दिया था किसानों को। अब बताइए किसी को ऋण देने के लिए क्या करती है सरकार? हाँ क्या करती है? एक जैसे किसी भी वक्त कृषि मंत्रालय है ना, तभी तो ऋण दे रही है, उसके थ्रू काम कर रहा है सारा चीज। तो ऐसे दीवाने कोही का नाम सुने आप लोग ना? वैसे एक मंत्रालय का गठन करता है, दीवाने कोही। नोट कर लीजिए भी, कृषि मंत्रालय का एक गठन करेगा। ठीक है, दीवाने को ही एक मंत्रालय का गठन करेगा। समझ में आ गया? अब इस मंत्रालय में कौन काम करेगा? अमीरे कोई का नाम सुने है ना? ये क्या था? कृषि अधिकारी था। जैसे एग्रीकल्चर सेक्रेटरीट होते हैं ना, वैसे दीवाने कोई का एक सचिव था, यही सारा काम देखता था। अमीरे कोही। समझ में आया इतना ना? फिर क्या करेगा? इसके बाद क्या करेगा? क्या? कौन सा किला? हाँ, आदिलाबाद किला का निर्माण इसी ने करवाया था। उसके बाद क्योंकि टैक्स उसके पास आना शुरू हो गया था, तो आदिलाबाद किला का निर्माण इसने करवाया था। भी नोट कर लीजिए। ये पहला शासक था जो होली में भाग लेता था। होली का त्योहार आने वाला है ना, तो पहला ये शासक था जिसने होली में भाग लिया था। आप लोग होली खेलते हैं ना,
तो मतलब ये जो इनका धर्म था वो अलाउ नहीं करता हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया था कि इसको सुजुनवादी परंपरा को तोड़ के और ये होली का त्यौहार मनाना शुरू किया था। इसका मतलब इसने भाग गया था। समझ में आ गया? उस्र एक टैक्स था, क्या था उस्र का? हाँ? क्या बोला? बोलिए। तो ज़कात था। उस्र क्या था कोई बताया इसमें से? आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि नहीं? कौन से ऐसे लोग हैं जो एनसीईआरटी पढ़ के आते हैं? आप लोग के पास एनसीईआरटी नहीं है तो पढ़ते नहीं उसको। टैक्स सिस्टम में कृषि पर टैक्स लगा दीवानी कोई गठन करता है ना, कृषि विभाग था, इस पे खराज टैक्स लगाता है। खराज के बारे में बताए थे ना हम? हाँ? खराज क्या था? कृषि उत्पाद से लगाया गया कर था। तो ये खराज कौन देते थे? किसान में हिंदू किसान देते थे। खराज जो होता था वो हिंदू किसान देते थे और उस्र जो टैक्स था वो मुस्लिम देते थे। उस्र का था, उस्र जो टैक्स होता था उसको कौन देते थे? मुस्लिम देते थे। और जो खराज होता था वो हिंदू देते थे। क्वेश्चन पूछ देगा यूपीएससी में, कथन कारण है, ठीक है? ठीक है? दे दे कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो किस पे मारेंगे आप लोग? हाँ? कौन कौन दोनों सही में है? हाँ? कितने लोग दोनों में सही हैं? क्वेश्चन है, जो कथन है खराज गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था, ठीक है? और उस गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। दोनों सही है, कथन एक सही है, कथन दो सही है। हाँ? कथन एक में कितने लोग हैं? कथन दो में, दोनों में, हाँ दोनों सही है। मतलब आपको भी पढ़ाया जा रहा है और अभी हम बता रहे हैं और उसके बाद भी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे। गैर मुस्लिम में कौन आएंगे?
साथ देंगे ना, और गैर हिंदू में कौन आएंगे? तो उस्र मुस्लिम देंगे ना। तो ऐसे यूपीएससी में क्वेश्चन क्या लगाया गया कर था उस्र गैर हिंदुओं से लिए जाना वाला कर था। नहीं वाला कहाँ लिखे? लिया जाना वाला कर था, वाला कर नहीं वाला करना वो ठीक है। दूसरे गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला करता। गैर मुसलमान का मतलब सर हिंदू ही हुआ। गैर मुसलमान में कौन है? तो खराज हिंदू से लिया जा रहा था ना। एक मिनट गैर मुसलमान कौन होंगे? ऐसे छोड़िए, गैर हम छोड़ दे रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। खराज हिंदुओं से लिए जाने वाला करता, ठीक है। सही है सही है। अब सही है? अब समझ में आ रहा है ना? चेंज हो गया। खरा हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, उस्र मुस्लिम से लिया जाने वाला कर था। तो दोनों सही है। हाँ, तो यूपीएससी में फंसाने वाला ही क्वेश्चन है ये। पीसीएस में पूछेगा, ये स्टेट पीसीएस में पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, और यूपीएससी में वैसे पूछेगा। सर गैर हिंदू में तो बाकी भी धर्म आ जाएंगे, जैसे पहले लिखे थे जब तो। हाँ वो तो है। तो सर पहले वाला मतलब सही कैसे होता है? चलिए आप मतलब है समझना, इसको समझ गए ना? तो हो गया होली त्योहार में प्रथम ऐसा सुल्तान था। पूछेगा यूपीपीसीएस में होली के होली के त्योहार में कौन सुल्तान था जो भाग लेता था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गैसुद्दीन बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग? तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। गैर मुस्लिम में सिख, ईसाई, सिख, जैन, हाँ वो सब। अब वो इरफान हबीब बताएंगे और केरी जामी इसके बाद, वो लोग मानते हैं, ठीक है। मुस्लिम इतिहासकार हैं। हिस्टोग्राफी मतलब थोड़ा भी हिस्टोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी इतिहास का जो क्वेश्चन बैलेंस लिखने के लिए आपको हिस्टोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोग्राफी में कौन कौन से विद्वान आते हैं? साम्राज्यवादी आएंगे, संशोधनवादी आएंगे, राष्ट्रवादी आएंगे, मार्क्सवादी आएंगे। तो सभी लोग का अपना अपना विचार है और अपना अपना कथन है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि एक हाथी होती है ना, हाथी है और इसको 5 अंधे हैं, 5 लोग अंधे हैं, ठीक है। हाथी के स्ट्रक्चर तो जान ही रहे हैं, पूंछ भी होता है, उसके सूंड भी होता है, पैर भी होता है, शरीर भी होता है। तो ये 5 अंधे क्या करेंगे? हाथी को टच करेंगे, क्योंकि उनको तो दिखाई तो दे नहीं रहा हाथी कैसी है, ठीक है। हाथी को देखेंगे, जो सूंड पकड़ेगा वो किसके बारे में बताएगा? सूंड कैसा होता है? लंबा होता है, ठीक है। जो पैर पकड़ेगा वो कैसा बताएगा? मोटा होता है। जो पूंछ को पकड़ेगा पतला होता है।
आज जो पेट को पकड़ेगा शरीर को, यही हिस्टोग्राफी है आपका। ये पांचों विद्वान हैं और जैसे जिन्होंने जो जो रिसर्च किया है उस हिसाब से अपना वर्णन किया, व्याख्या दिया है। जिन्होंने पूंछ को सूंड को पकड़ा वो सूंड के बारे में बताएगा ना, ठीक है, कि सूंड कैसा होता है। पूंछ से तो मोटा ही होगा, ठीक है। पैर कैसा होता है, थोड़ा और मोटा होगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और पूंछ कैसा होता है, तो ये जो हिस्टोग्राफी है इसी पर बेस्ड है। समझ में आ गया हिस्टोग्राफी ना? हाँ, हिस्टोग्राफी समझ में, यही हिस्टोग्राफी है। तो यही जो संशोधनवादी विद्वान है, साम्राज्यवादी विद्वान है, मार्क्सवादी हैं, राष्ट्रवादी हैं, मुस्लिम इतिहासकार हैं, सब अपना अपना वर्णन दिए हैं और इसी हिसाब से इतिहास को इंटरप्रेट किए, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक में और कुछ छूट रहा है? हाँ, वाटर टैक्स तो फिरोज शाह तुगलक लगाया। हक ए सर्व नामक एक टैक्स लगाता है, वो फिरोज शाह तुगलक लगाएगा। हाँ हाँ, 133 में 133 याद कर लीजिएगा। अफ्रीका या मोरक्को निवासी इब्न बतूता इसी के काल में आया था और रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता, ये मार्का ले लिखे हैं, इब्न बतूता आया था 133 में। अफ्रीका, अफ्रीका देख रहे हैं ना किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है ना, तो वहीं का था निवासी। अफ्रीका में मोरक्को है, अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को है, वहीं का। 133 में आया था। कब आया था? हाँ, कितना? हाँ, और कहाँ का निवासी था ये भी पूछता है। अफ्रीका दे देगा या मोरक्को दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना अफ्रीका मोरक्को में, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है ना, रेहाला, और इसकी किताब थी रेहाला। और दूसरा तो ये समझ लीजिए कि इसी काल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दो साम्राज्य, बड़े साम्राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? कोई बताएगा डेट? 1336 में सर। हाँ, वेरी गुड, 1336 में। और बहमनी साम्राज्य का उससे पहले हुआ था, बाद में हुआ। हाँ, 46-47 में होता है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए। दो महत्वपूर्ण साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का गठन इसी के काल में होगा। विजयनगर साम्राज्य के कौन था संस्थापक? हरिहर और बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? और बहमनी साम्राज्य का हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। और किसी में छूट रहा है? हाँ, आप लोग बदायूनी के बारे में हमने कल लिखवाई दिया था। क्या कहता बदायूनी? हाँ, ये भी पूछता है, पूछ लेगा कि किसको किससे मुक्ति मिली थी, ये किसका कथन है। हाँ, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। अमीर खुसरो, बदायूनी, बर्नी, इनमें से कोई नहीं। किसको मारेंगे आप लोग? ठीक है। एक पीसीएस का क्वेश्चन आता है, उसका पूछ सकता है, लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। एक नया शासक आ गया आपको, आप लोग के साथ, फिरोज शाह तुगलक।
इसी के कारण खुरासान और कराची का अभियान उसी के ध्यान में रख के बनाया गया, मंगोलों के आक्रमण को ही दबाने के लिए। फिरोज शाह तुगलक कब से कब है इसका कार्यकाल? हाँ, वेरी गुड। ठीक है। सर अब टमाटर खत्म हो जाएगा। हाँ सर मेरे पास है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ होती है? हाँ, ठट्टा में। कौन कहाँ पे? सिंध में। सिंध के ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक सिंध अभियान पे जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मृत्यु के बाद ये क्या करेगा? सिंध में अपना राज्याभिषेक ठट्टा में करवाता है। पहला काम क्या करेगा कोई शासक? राज्याभिषेक करवाएगा ना, तो सिंध में पहला राज्याभिषेक करवाता, दूसरा कहाँ करवाएगा? दिल्ली में। और ये अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पूछता कहाँ हुआ था? सिंध के ठट्टा में। और राजधानी और वहाँ पर भी एक बार राज्याभिषेक हुआ था और दोबारा कहाँ करवाता है? दिल्ली में। कौन ऐसा शासक है मुगल काल में जो दोबारा 2 बार राज्याभिषेक करवाया? फिरोज शाह तुगलक तो हो गया। दूसरा कौन है? हाँ, कौन बताया? औरंगजेब। वेरी गुड। औरंगजेब ने भी 2 बार राज्याभिषेक कराया था। हाँ, एक कहाँ करवाया था? आगरा में। और दूसरा कहाँ करवाया था? दिल्ली में। औरंगजेब से इसकी समानता बहुत है, समझ लीजिए। औरंगजेब और ये दोनों में समानता बहुत चीज़ों में मिलती है। जैसे औरंगजेब के पॉलिसी थे, लगभग इसकी भी पॉलिसी उसी तरह थी। ठीक है। सॉरी, पछाड़ी सिस्टम पर मत जाइए, अभी इसको हाथी वाली कहानी बताए हैं। ठीक है। जजिया तौर को 2 बार कौन लगाया था? मतलब महिलाओं और ब्राह्मणों पर जजिया का। इसमें लगाया था ना। औरंगजेब भी क्या करेगा? हाँ, ठीक है। जजिया कर दोनों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक भी लगाया था और औरंगजेब भी। ठीक है। धार्मिक सहिष्णु यह भी था। धार्मिक सहिष्णु और धर्म अंधा था ये, और यह भी था। इसमें भी जो इसके धर्मगुरु होते थे हावी थे, और इसमें भी इसके धर्मगुरु इसके ऊपर हावी थे, जो इसके पतन का कारण बन जाता है तुगलक वंश। एक पॉलिसी है, एक कंसेप्ट आप लोग। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? किस वंश का है? पूछ देगा सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का है? दे देगा खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश। इनमें से कोई नहीं। तुगलक वंश कितना साल है? हाँ, तुगलक वंश का 94 है।
सबसे लंबा कार्यकाल इसी वंश का है। दिल्ली सल्तनत। हाँ, दिल्ली सल्तनत में। अब बताइए कि क्या पॉलिसी अपनाएगा अपने राज्य को संचालित करने के लिए? हाँ, क्या? चलिए वो तो फैक्ट हो गया। इसको नहरों, बागों, हाँ, और सरायों का बादशाह बोलते हैं। नहरों, बागों और सरायों का बादशाह बोलते हैं। सब कंप्लीट हो गया ना? अगर ऐसा कोई कुछ भी आता तो इसी को मारना है। लेकिन पहली बार नहरों वगैरह का निर्माण पूछ लिया तो किसको मारेंगे? हाँ, गयासुद्दीन तुगलक को मारेंगे। ठीक है। बताए कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो पॉलिसी थी उसको चेंज करने के लिए क्या करेगा ये? 24 करोड़ को हटा के 4 करेगा। हाँ, 24 करोड़ को हटा कर 4 करेगा। वेरी गुड। टैक्स को रिमूव कर देगा। 24 टैक्स को क्या करेगा? रिमूव करेगा और मतलब 4 करोड़ को ही रखेगा। ठीक है। और उलेमाओं के आमंत्रण से सिंचाई करने कर लगाती है। हाँ, चलिए और बताइए क्या नाम था? आपके सर्व, आपके सर्व नामक एक नया सिंचाई कर लगा देता। और बताइए आप लोग इसके बारे में। एकता प्रथा को संगत कर देगा। वेरी गुड। एक पहला शासक था जो दिल्ली सल्तनत का जो भी पद होते थे उसको वंशांगत कर देता है। ठीक है। क्या करता है? वंशांगत कर दिया है। मान लीजिए अगर कोई सैनिक है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है तो अपने गुलाम को भी उसमें नियुक्ति कर सकता है, अपने बूढ़े माँ बाप को भी नियुक्ति कर सकता है, मतलब जिसको चाहे अपने जगह भेज सकता था सैनिक सेवा में। तो ये पद को क्या करता है? वंशांगत कर देता है। ठीक है। और क्या करेगा? हाँ, चलिए दीवाने खैरात क्या था? अभी मुलायम सिंह गवर्नमेंट आई थी जब तो बेरोजगारी भत्ता आप लोग को दे रही थी। आप लोग को मिला था कि नहीं? हाँ, नहीं मिला था ना? तो दीवाने खैरात क्या था? याद रहेगा ना, खैरात में मिलता है बेरोजगारी भत्ता देने का एक विभाग था। इसके काल में बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है और बेरोजगारों को पहली बार ध्यान कौन देता है? आज कोई दे रहा है आप लोग को ध्यान? दीवाने इश्तिहाद का एक गठन करता है। ये क्या था? आपका समाज कल्याण विभाग है ना? ये क्या काम करता है? हाँ? समाज का कल्याण करता है। वैसे इश्तिहाद विभाग था, वही काम करता था। ठीक है। बस अभी 10-15 मिनट निकल रहे हैं। इस दीवाने बंदगान का गठन किया था। ये क्या था? हाँ, पहला ऐसा शासक था जो दासों पर ध्यान दिया था। इसके काल में 1,80,000 दास हो गए थे। उनको टका का वेतन भी देना शुरू किया था दासों को। ठीक है। और क्या काम करता है? हाँ, चिकित्सालय,
हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, याद रहेगा जो बोल रहे हैं एग्जाम्पल ना, भूलेंगे तो नहीं ना आप लोग। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्या काम करता है? हाँ? तो ऐसे ही दारुल सफा क्या करता था? दारुल सफा का नाम आएगा तो आप लोग याद आ जाएगा ना कि हमें कहाँ जाना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना। और दीवान इस्तेलाक का आ जाएगा तो कहाँ जाएंगे आप लोग? समाज कल्याण। यहाँ समाज कल्याण में जाएंगे, ठीक है। और दीवाने खैरात आ जाएगा तो हाँ बेरोजगारी भत्ता लेने आ जाएंगे। और दीवाने बंदगान हो गया तो हाँ दासों का विभाग का। इसने एक अपनी जीवनी आत्मकथा लिखी थी। हाँ आते फिर उत्साही था ना, किस भाषा में था? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा में था? नेट पे सर्च करिए सभी लोग। अभी आप लोग एकदम नहीं पढ़ते हैं। किस भाषा में? सभी लोग सर्च करके देखिए अभी। जो काम का चीज है वो नहीं आ रहेगा। नहीं सर, फुतुहाते फिरोज शाही किस भाषा में था, किस भाषा में लिखा गया था? इसकी आत्मजीवनी आत्मकथा थी। हाँ कौन बोले तुर्की में? हाँ मिला आप लोग को कि नहीं? मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हैं, केवल यहाँ सोचते हैं कि क्या बोलते हैं विकास भवन आ गए, यहाँ क्लास चल ही रहा है। कैसे काम चलेगा आप लोग का? किस भाषा में था ये? हाँ ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक में हाँ तोड़वाया नहीं था, वो खान पहुंचाया था। जगन्नाथ मंदिर को, ज्वाला और जगन्नाथ मंदिर को खान इसने पहुंचाया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि तोड़वा दिया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद वगैरह मानते हैं कि इसने तोड़वा दिया था, ठीक है। और कुछ इसमें इतना इम्पोर्टेंट था इसका, ठीक है। अब हम लोग शायद अंतिम शासक कौन रहता है इसका? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अंतिम शासक कौन था? हाँ खिलजी के समय कौन अंतिम शासक था? हाँ मतलब आप लोग एकदम नहीं पढ़ते हैं, रिवीजन भी नहीं करते हैं, वीडियो भी नहीं देखते हैं। हाँ हाँ वजीर खुसरो खां। क्या क्या क्यों सुबह सुबह आते हैं आप लोग? जब रिवीजन नहीं करेंगे और चीज़ों को नहीं तो याद रहेगा तो क्या करेंगे आप लोग? इसका अंतिम शासक कौन होता है? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। इसका अंतिम शासक होता है। और जिसकी हत्या कौन करेगा? खिज्र खां। खिज्र खां का और कहाँ नाम आया था? हाँ कौन सा स्टेट था वो? हाँ चित्तौड़ का नाम खिज्र खां के नाम पे रखा गया था। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन होगा? खिज्र खां। और चित्तौड़ जो पद्मिनी कहाँ की, मतलब किसकी पुत्री थी? हाँ कौन सा द्वीप था? सिंघल द्वीप था। और किसकी पुत्री थी? गंधार से
और रानी चंपावती की। ठीक है, तो हम लोग कल शायद और लोधी खत्म करके और सभी लोग क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, किया जाएगा, सॉल्व करवाएंगे। जितने भी IAS और PCS के पेपर आए हुए हैं क्वेश्चन, उसको दिल्ली सल्तनत का कल सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसको सॉल्व करके घर से भी आएंगे। ठीक है।